दोस्तों, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो वह आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाओ? इसका जवाब हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में बताया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं। मैं तो बस उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आपको यह बेहद पसंद आएगा, ताकि कोई भी ऐसा न हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से न सुन पाए। तो मन को सारी चिंताओं और बाहरी विचारों से मुक्त कर दें। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक विस्फोटक परिवर्तन आ सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बातें हैं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नजदीक तक पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा। ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहां किसी तरह आता जाता रहता। तो सवाल यहां पर आता कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग, अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले। लेकिन इसी के साथ वह यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वह कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे, और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास में एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वह कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हैं और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने अंतिम एडमिशन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी मां को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से उसकी माता मान गई और फिर मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष के बाद में मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ। और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यह चीज बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज में की देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वह कैसे? मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और यह सब कुछ करना कोई इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसलिए दोस्तों के कमरों में मैं जमीन पर सोता था।
मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था, और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सिरी फोर्ट सैंड शरीफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा। अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वर्क करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है, यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया था, और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता, तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोफेशनल स्पेस डिफाइंड नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है, तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था, तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते समय को देखता हूं, तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है, वह आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा। अपने गढ़ में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, यह आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है, वह अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं, वह आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिस समय प्यार करता था, वह मुझे जल्दी मिल गई, और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी। जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की, और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटोश रिलीज किया, और मैं 30 साल का हो गया था, और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोचते होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया, जिसे मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे, और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई, और उन लोगों ने उसका साथ दिया। और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था, वह खत्म हो चुका था, और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था, और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं।
मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं, मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूं और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ बिगिनर्स होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय यह दुनिया पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को किया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत होइए। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वह करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वह करें जो आप करना पसंद करते। और अगर अभी तक आपको काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वह जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वह समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए से खुश रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूं और खुद से एक सवाल करता हूं कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूं। और अगर इसका असर न होता है तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की न सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूं तो मुझे तो यह भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए।
यानी कि वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे वह बचे दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ में पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां पर जो भी उपस्थित था कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी भी नहीं पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुंचूं बिना, और यह सब देखने के बाद में मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि वह लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वह भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहां पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है, वह है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है, और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसी है। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री स्टे पोलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है। और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री स्टे पोलिश, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मोर करो, क्योंकि मोर को रहकर आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे।